यस रिद्धि बताइए. गुड इवनिंग प्रशांत. वेरी गुड इवनिंग गाइस. हेलो. पीपल आर जॉइनिंग. बस यस रिद्धि और ऑडिबल बताइए. गुड इवनिंग. सर मुझे एक छोटा सा डाउट था कि जैसे अपन सेक्शन 376 में पनिशमेंट फॉर रेप देखते हैं, क्लॉज 1 में है मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसमें भी है, क्लॉज 2 में भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लेकिन ये जो कुछ कुछ सेक्शंस में लिखा होता है ना, व्हिच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ, तो उसमें नो स्कोप ऑफ कम्यूटेशन. दैट वुड मीन नो स्कोप ऑफ कम्यूटेशन. ओके. हाँ मतलब मुझे भी वही लगा था, मतलब जहाँ पे अगर ऐसा लिखा है कि नेचुरल लाइफ मतलब कंप्लीट लाइफ, तो फिर वहाँ पे कम्यूटेशन नहीं हो सकता इन एनी कंडीशन. इसका मतलब यही है कि कोई कम्यूटेशन की गुंजाइश नहीं है. अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया मतलब वो ताउम्र फिर कैदी रहेगी, मतलब कैदी रहेगा. ये चीज. ओके सर. थैंक यू. ओके परफेक्ट परफेक्ट. हाँ ठीक है, तुम लोग डिस्कस कर लो पहले. हाँ अर्जेंटीना वाली चीज डिस्कस हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है अभी. तो अर्जेंटीना वाला पूरा डिस्कशन हो जाए तो मुझे बता देना, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि क्लास को शुरू कर पाऊँ, है ना. कैसे हो यार तुम लोग. वेरी गुड इवनिंग. हाँ कृति बताएं. हेलो. हेलो, am I audible, sir? यस कृति और बताओ. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मुझे पूछना था सर, जो विल और कंसेंट वाला पॉइंट था, हाँ. सर उसमें ये चलता है कि मतलब सर अगर विल नहीं है तो कंसेंट तो ऑब्वियसली नहीं होगी, बट वाइस वर्सा नहीं होता है. हाँ. सर एक पॉइंट ये था कि जब कंसेंट फ्रॉड से ली गई है तो फिर वो सर कंसेंट वहाँ पे मान ली जाती है, विल नहीं होती है वहाँ पे. हाँ वहाँ पे विशिएटेड कंसेंट शब्द यूज किया जाता है, मैंने बताया था ना. विशिएटेड कंसेंट होगा. और अगर ये यही वाला डिसेप्शन, यही वाला फ्रॉड मैट्रिमोनी के कॉन्सेप्ट में हो, यानी 493 का एंगल है, तो फिर वो मतलब एक प्रकार का ही विशिएटेड कंसेंट हो जाता है. कंसेंट होती भी है, लेकिन वहाँ पे कंसेंट या तो किसी कोर्शन के अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, फ्रॉड के अंदर, वो सारी चीजों में आता है. जब वो स्पेसिफिक हो जाता है तो 493 में भी चला जाता है. यस सर, मतलब अच्छा अदरवाइज मैट्रिमोनियल में से वो रेप कंसीडर होगा. हाँ हाँ उसे कंसिडर किया जाता है. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है, थैंक यू. परफेक्ट. यस सविता आप भी बताएं. हेलो. हेलो. am I audible sir? यस सविता और बताइए. गुड इवनिंग सर. सर मुझे सर ये जानना था, मैं तो आपका हमेशा रिकॉर्डेड क्लास ही देख पाती हूँ सर, इसलिए सॉरी सर, लेकिन ये जानना था कि सर टीपीए का जो नोट है सर, कैसे डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि मैसेज करने के लिए डायरेक्ट कहाँ पर सर मैसेज करना है, ये आप जानना था ग्रुप में सर. एडिट नहीं हो क्या अभी सविता? कौन सी ग्रुप सर, मुझे मैं नहीं जान पा रही हूँ. साथी बैच का एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है. सो आप मुझे एक डायरेक्ट मैसेज कर दो @ शुभम उपाध्याय पे. ये आप सर्च करेंगे ना, टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च बार पे जाएंगे, उस पे सर्च ये करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा. उसमें आप मतलब एक ब्लू और व्हाइट कलर का आइकन बना हुआ है, एक रोबोट बना हुआ है, उसको आप ओपन करोगे तो उसमें जाकर के मुझे एक मैसेज डाल देना, प्लीज ऐड मी टू द सारथी ग्रुप. मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है. जी सर, और एक बात बोलना चाहती हूँ सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड ही देख पाती हूँ, लेकिन सर ये तो अफसोस होता है कि सर पहले मिल जाते तो हम शायद बहुत पहले कुछ बन जाते. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. 376(2) एंड 376 में क्या डिफरेंस है, 376(c) में क्या डिफरेंस है. इट इज मोर और लेस डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक ऑफेंसेस. देखो आपको मैं एक सिंपल से तरीके से समझाता हूँ. जैसे कि जब आप 376 को स्टडी करते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 376 के जितने भी एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं, मुझे आप लोग बताना, 376 के जितने भी एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं, चाहे वो 376 ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ए बी हो, डी ए हो, डी बी हो, कुछ भी हो, क्या उसमें 376 की सिमिलैरिटीज आएंगी या नहीं आएंगी? बेसिक क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? आएंगी ना रिद्धि? बस यही चीज है. ऑफेंस डिफाइन किया गया है, उसको एड्रेस भी किया गया होगा 376 में, लेकिन उसके एग्रीवेटेड फॉर्म को, मान लो स्पेशल कंडीशन की बात हो रही है या स्पेसिफिक कंडीशन की बात हो रही है, तो 376 लगाने की बजाय 376 लगाया, 376 सी लगा दिया जाएगा. सो इट्स द सेम थिंग. मतलब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि उन्हें कौन सा सेक्शन अप्लाई करना है या कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है. ठीक. एग्जैक्टली. हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग रिद्धि. ओके. गुड इवनिंग हर्षित. यस मनीष आपका एक डाउट था, वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं. So you shared sample answers for charge framing with MPCJ batch. Can I receive those samples as well? मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा मैगजीन, क्योंकि जिसकी बात आप कर रहे हो वो MP मेंस बैच के दौरान मैंने सैंपल्स शेयर किए थे. सो MPCJ बैच पे वो होंगे. तो एक काम कीजिए, आप मुझे एक डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए यही टेलीग्राम पे, मैं आपको जितने भी सैंपल्स हैं वो सारे शेयर कर दूंगा. ठीक. चलिए अभी तक कुछ नहीं लिखवाया, आज लिखवाने वाला सिस्टम भी नहीं है, डोंट वरी. ओके. जजमेंट राइटिंग यार दिसंबर में स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा भी हौच पौच हो रहा है. ओके वुड डू दैट. चलिए लेट्स स्टार्ट. फेयर इनफ. अच्छा मैं दिल्ली आ चुका हूँ, सो अगर जो भी होगा मीटअप का होगा वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कुछ होता है तो. ठीक. चलिए लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं सेशन को. मनीष को अपन अलग से थोड़ा डिस्कस कर लें, एंड में डिस्कस कर लें, वरना अभी तो क्लास में शुरू नहीं हो पाएगी. पक्का? चलो कोई दिक्कत नहीं. सो टुडे वी हैव टू डू टू थिंग्स. नंबर 1 इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. सबसे पहले हमें ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से डील करना है, और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ ही आप लोगों का एक रिवीजन टेस्ट भी मैं अभी लूंगा.
नॉर्मल रिवीजन टेस्ट एज इन क्विज के फॉर्मेट में लूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेम, इट्स वेरी इजी क्विज, दैट्स इट। सो एंड आप आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे क्योंकि मैंने रिवीजन करने का कहा था। चलिए, सो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। नोट मेकिंग आज ज्यादा नहीं है, इट्स मोर और लेस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चैप्टर नंबर 17 आप लोगों का ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। एनी आइडिया चैप्टर नंबर 17 में टोटल कितने सेक्शंस हैं? देयर आर हाउ मेनी सेक्शंस इन चैप्टर नंबर 17? कितने सेक्शंस होंगे, कोई आइडिया? कहां से कहां तक है इतना पता हो आपको? 378 से 462, ओके, 378 से 462, फेयर इनफ, ठीक है। 378 टू 462 वही 84 सेक्शन 85 सेक्शन जितने भी है, ठीक, उतने ही है 378 से 462। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि थेफ्ट रिलेटेड होते हैं। थेफ्ट रिलेटेड होने का मतलब है इसकी एक अपनी सेपरेट कैटेगरी है, यानी कि थेफ्ट होगा, थेफ्ट से ही मिलता जुलता एक आप लोगों का ऑफेंस होगा जो कि एक्सटॉर्शन जैसा है। इन्हीं दोनों के एग्जैजरेटेड फॉर्म्स होते हैं रॉबरी। रॉबरी का ही एक फर्दर एग्जैजरेटेड फॉर्म माना जाता है अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करें तो दैट इज नोन एज डिकॉइटी। अब ये एक अलग सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज अ सेपरेट सेगमेंट। इस सेगमेंट के बाद जो दूसरा आपको सेगमेंट मिलता है दैट हैज टू डील विद मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन। अभी जो मिस अप्रोप्रिएशन वाला सेक्शन है या मिस अप्रोप्रिएशन वाला पूरा क्राइटेरिया, इसको भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साधारण आपका मिस अप्रोप्रिएशन दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, और दूसरा ही होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वैसा ही होता है जैसा मिस अप्रोप्रिएशन है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको इंट्रस्ट की जाती है और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी गलती से आ जाती है। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो भी यही है कि थेफ्ट में मेंस रिया पहले होता है और एक्ट बाद में होता है। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में एक्ट पहले हो जाता है, प्रॉपर्टी पहले मिल जाती है और मेंस रिया बाद में डेवलप होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक। अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। अच्छा, ओके, नुपुर आपके मैसेजेस शायद शो नहीं हो रहे हैं, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ, समझ गया, स्टेटस को ऑफ रेप इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्स वर्कर्स, इसको हम लोग अलग से एज अ केस डिस्कस करेंगे नुपुर, यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम, वी शैल बी डिस्कसिंग दिस कि सेक्स वर्कर्स के केस में रेप को ऑफेंस की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट समबडी इज अ सेक्स वर्कर, बट हाँ, इस पर रिसेंट कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिनको हम लोग डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको बाद में अलग से स्टडी किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट नुपुर, ठीक है, आई हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यही डिफरेंस है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्टी पहले मिलती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जाती है और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को मिसयूज करते हो अपने पर्पस के लिए या किसी ऐसे पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट करते हो जिसके लिए वो प्रॉपर्टी आपको नहीं दी गई। ना, मिस अप्रोप्रिएशन के बाद और थेफ्ट और उसके एग्रीवेटेड फॉर्म्स के बाद एंड इवन एक्सटॉर्शन के बाद आप लोगों को एक कैटेगरी मिलती है व्हिच इज नोन एज स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक। मैं आपको अभी स्कीम समझा रहा हूँ पूरी की पूरी। स्टोलन प्रॉपर्टी, अब स्टोलन प्रॉपर्टी भाई क्या होती है? अगर कोई प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, मिस अप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन सारे तरीकों में से किसी भी एक तरीके से या मल्टीपल वेज से अगर प्रॉपर्टी अक्वायर की गई है तो दैट इज नोन एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझना, स्टोलन प्रॉपर्टी अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास चोरी का कोई सामान है। अब वो चोरी का सामान किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है। पहले नंबर पे तो वो व्यक्ति जिसने चोरी की, दूसरे नंबर पे वो व्यक्ति जिसके पास वो सामान छुपा के रखा गया, तीसरा वो व्यक्ति जिसके थ्रू वो सामान ट्रांसपोर्ट हुआ या डिलीवर हुआ, और चौथा वो व्यक्ति कि अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी किसके पास पहुंची, ठीक। ये सभी लोग स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करने के लिए लायबल माने जाते हैं, ठीक। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल उठता है कि सर अगर किसी पे थेफ्ट का चार्ज लग रहा है, मतलब नॉर्मल चोरी चकारी 379 का चार्ज लग रहा है, तो क्या उस पे स्टोलन प्रॉपर्टी का भी चार्ज लगेगा? द आंसर इज नो, नहीं लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है जो उसने खुद चुराई। तो खुद चुराई हुई प्रॉपर्टी के लिए आप पे सिर्फ थेफ्ट का चार्ज लगता है, ठीक। लेकिन उसी प्रॉपर्टी को चुरा करके रखने की बजाय उसको बेचना या किसी से चोरी का सामान खरीदना, उसको डिलीवर करना, रिसीव करना, ये सारी चीजें स्टोलन प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस में आती है। तो थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, स्टोलन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो चीज आप लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं दैट इज, ठीक है, ना ना 377 में देयर इज नो नीड ऑफ एनी। फिर आता है आप लोग का मिसचीफ। अब देखिए जरा मिसचीफ, देखिए क्रोनोलॉजिकली अगर आप स्टडी करेंगे तो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मिसचीफ और स्टोलन प्रॉपर्टी के बीच में आता है चीटिंग, ठीक। इन दोनों के ही बीच में आप लोग जिस ऑफेंस को पढ़ते हैं दैट इज नोन एज चीटिंग। बट चीटिंग के साथ पंगा ये है कि चीटिंग एज एन ऑफेंस, आप लोग खुद जरा सोच के बताओ कि क्या चीटिंग एज एन ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है या और भी किसी प्रकार का चीटिंग हो सकता है? चीटिंग कैन बी ऑफ एनी विच वे। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में चीटिंग एक मॉनेटरी एंगल जुड़ा होता है, क्योंकि चीटिंग का एक पर्पस होता है सामने वाले व्यक्ति को लॉस पहुंचाना या आपको किसी प्रकार का रॉन्गफुल गेन कॉज करना, मतलब सामने वाले व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस और आपका रॉन्गफुल गेन। इससे होता क्या है, चीटिंग का जो तरीका है, क्योंकि वो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे सीमित नहीं है, प्रॉपर्टी के बियॉन्ड भी हो जाता है, इसीलिए हम इसको एक अलग कैटेगरी की तरह स्टडी करते हैं। लेकिन इनसे पहले हमें स्टडी करना होता है मिसचीफ। सो व्हाट एग्जैक्टली मिसचीफ इज? मिसचीफ का मतलब है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को या तो डिग्रेड करना या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को,
हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करना। ठीक, तो जब ऐसा होता है ना, कभी आपने शायद कभी ऐसा किया हो, वैसे तो बेहतर होगा कि आप अपने जीवन में ऐसा कभी ना करें, और इसीलिए मैं आप लोगों से, अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहूंगा। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर टीचर से झगड़ा हुआ है, टीचर से क्या ही झगड़ा करेंगे, टीचर ने बेइज्जती कर दी, कुछ हो गया इनके बीच में, बातचीत बढ़ गई, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट लेते हैं एक पत्थर। ठीक, स्टूडेंट एक पत्थर को लेते हैं और पत्थर को ले जा करके ज्यादा कुछ नहीं करते, अगले की गाड़ी तक जाते हैं और उस पर एक लंबा सा स्क्रैच मार देते हैं। ऐसा होता है, यू नो दिस फैक्ट? यस। ठीक, हाँ, गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर में फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। हाँ निर्भय, वो भी एक एग्जाम्पल होता है। ठीक, समझ में आया? क्या करा भाई? कुछ नहीं किया, सामने वाले की गाड़ी पे बहुत बढ़िया स्क्रैच मार दिया। अच्छा, जो गाड़ी पे स्क्रैच होता है बेटा, ध्यान रखना, गाड़ी पे पड़ा हुआ स्क्रैच कभी गाड़ी पे नहीं पड़ता, वो यहाँ पड़ता है, ऐसे डायगनली पड़ता है, छाती पे, दिल पे लगता है, यहाँ पे कट पड़ता है सीधे, अगर गाड़ी पे अगर कटाया है तो। ठीक, समझ रहे हो? इसीलिए जब भी गाड़ी किसी और की वजह से अगर ठुके, हमारी वजह से ठुके तब तो सॉरी निकल जाता है, लेकिन अगर किसी और की वजह से गाड़ी ठुक रही है या कोई और व्यक्ति आकर के आपकी गाड़ी में भिड़ गया, तो प्रेम परस्पर आप उससे हाथ तो नहीं मिलाएंगे। ठीक है? पापा को हमसे ज्यादा गाली से प्रेम है। रिद्धि, ये सब बोलना नहीं होता है, समझ गया मैं, बट जरूरत नहीं थी हाँ, क्या बोले। ठीक, सो दैट्स द होल सोल पॉइंट ऑफ इट। अगर मिसचीफ किया जाए, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बिगाड़ी जाए, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी खराब की जाए, तो दैट इज नोन एज मिसचीफ। ठीक, सिंपल होता है ना, एक बहुत बेसिक तरीका क्या, कि एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन का एक फ्रेंड है वाई पर्सन। एक्स पर्सन ने जा करके एक जेड नाम की महिला से दोस्ती कर ली, तीनों लोग स्कूल में, लड़के लड़के। ठीक, एक्स ने जाकर के जेड से दोस्ती कर ली। अच्छा, वाई जो थे वो मनी मन जेड को पसंद करते थे, तो उन्होंने एक्स को ऐसा करने से मना किया कि सुनो जी, तुम फटाफट एक्स को लो, ये तो नहीं चलेगा। ठीक, एक्स ने कहा चल भाई तू अपना रास्ता नाप, नाउ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक, समझ में आया? दोस्त से गद्दारी कर दी गई है यहाँ पे, बगावत। ये बंदा भड़क गया, इसने कुछ नहीं किया, ऐसा करते थे पहले भी लोग। ये गया इसकी बाइक के पास, जो बाइक खड़ी थी स्कूल में या कॉलेज में, बाइक के पास गया, उसका रेयर व्यू मिरर इसने करके घुमा दिया, जला दी। देखो इनको भैया बेटा, इन सब चीजों से कम भी कुछ डैमेज होते हैं, हर बार बाइक जला नहीं दी जाती है समीक्षा, बावली मत हो जाया करो, मेरे एग्जांपल सुन के एकदम एक्सट्रीम मत सोचा करो, कुछ छोटे मोटे डैमेज भी होते हैं ना बेटा। जला दी बाइक, थी जला दी, अरे पंचर हो सकती है, ठीक है, सीट गोदी जा सकती है, रेयर व्यू मिरर तोड़ा जा सकता है? जला दी, जला दी, गंगा नदी में बहा दी, ये कोई बात है? हवा निकालो, हल्की फुल्की चीज, ऐसा इन्होंने कर दिया इनकी प्रॉपर्टी के साथ, हो गया मिस्टीक। तो दिस इज मिस्टीक, प्योरेस्ट फॉर्म में प्रॉपर्टी को डैमेज करना, उसकी वैल्यू डिग्रेड करना या उसको यूजलेस बना देना, सीधे सीधे, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिस्टीक। अब इससे पहले आते हैं, वो होता है चीटिंग। तो चीटिंग इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है भाई चीटिंग में? चीटिंग इज ऑल अबाउट चीटिंग, डिसेप्शन। किसी व्यक्ति को धोखा देना इज चीटिंग। अब धोखा देकर के उससे पैसे ले लेना, धोखा देकर के उससे किसी तरह का फेवर ले लेना, धोखा देकर के उससे कोई ऐसा काम करवाना जो वो वैसे नहीं करता, या फिर उसे कोई ऐसा काम करने से रोकना जो वो व्यक्ति करना चाह रहा था। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, वैसे तो अभी मैं एग्जांपल्स पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वी आर जस्ट टेकिंग एन ओवरव्यू ऑफ द सेम। बट मुझे एक बात बताइए, एक मूवी आई थी बंटी एंड बबली, बंटी एंड बबली करके एक मूवी आई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। इट वाज ऑल अबाउट चीटिंग ओनली, पूरी मूवी चीटिंग के बारे में ही थी, सुनी होगी। अभिषेक बच्चन, यस, हाँ ठीक है, जितने लोग हैं सभी लोग ये कह सकते हैं कि हमने ये मूवी नहीं देखी। अभी मैं बोलूंगा कि तब तो तुम लोग कर लोगे, ये देखा है सर, बाकी कुछ जीवन में हमने देखा हो या ना देखा। ठीक, हाँ दिव्या, विल बी टेलिंग इट टू यू। कजरारे, है ना, सॉन्ग सुने, देखे भी होंगे, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। ठीक, क्यों क्यों देखा था? क्योंकि दादी, पापा, मम्मी, दादाजी, बुआ, मौसी, मामी, है मामा, मौसा, सब लोगों का ये कहना था कि अरे देखो, बेटा बहू और ससुर तीनों एक ही गाने में और नाच रहे हैं, देखो देखो नाच रहे हैं तीनों लोग, बेटा बहू ससुर सब एक साथ नाच रहे हैं। यही रीजन था कि आधी जनता ने, लगभग 80-90% जनता ने ये गाना देखा है। ठीक, जरा समझो इस चीज को। हाँ, कजरारे कर रहे हैं। इस मूवी में देयर इज अ टिपिकल सीन जहां पे एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, एक व्यक्ति रहता है, एक एक्स पर्सन रहता है, जिसको ताजमहल खरीदना होता है, जिसको ताजमहल खरीदना होता है, एक फॉरेनर रहता है, ही वांट्स टू बाय ताजमहल। तो बंटी और बबली इससे मिलते हैं और इसको बोलते हैं कि हम तुम्हें ताजमहल खरीद के देंगे। ठीक, तो बंटी मिलता है, वो ले जा करके बबली से मिलवाता है, ठीक, रानी मुखर्जी से, रानी मुखर्जी उसको ताजमहल जो है वो किराए पे दे देती है, ताजमहल किराए पे चढ़ा देती है। ठीक, ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब। अब ताजमहल किराए पे चढ़ा दिया, तो वो जो बंदा फॉरेनर है, वो शादी के बाद जाना चाह रहा है ताजमहल में, हाथी पे चढ़ के पहुंचा है ताजमहल, समझ रहे हो? ताजमहल के गार्ड ने भगा दिया कि तुम्हें चूना लगाया गया। ठीक, दिस इज चीटिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली चीटिंग इज। यहाँ पे कोई एज सच हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मनी वैल्यू इज इन्वॉल्व ओवर हियर, सो ये ऑफेंस ऑफ चीटिंग बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी फिर यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज नोन एज ट्रेसपास। ये टॉर्ट्स में तो बहुत ही प्रोमिनेंट एक कॉन्सेप्ट माना जाता है ट्रेसपास।
ट्रेसपास का मतलब होता है किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि घुसना या ऐसी जगह पे एंटर होना जहां पे आपको एंटर होने की राइट नहीं। ठीक, तो ट्रेसपास अगर किसी भी मेंस रिया के साथ किया जाए, किसी ऐसे इंटेंशन के साथ किया जाए कि सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचानी है, सामने वाले व्यक्ति को मारना है, सामने वाले व्यक्ति को कोई इंजरी कॉज करनी है, यानी कि अगर मेंस रिया इन्वॉल्व है तो वो ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास के नाम से जाना जाता है। अगर यही ट्रेसपास किसी के घर में हो यानी होम में हो तो उसको कहते हैं हाउस ट्रेसपास, अगर घर में किया जाए। अगर यही चीज बेधड़क ना करके छुपे तौर पे दबे छुपे तरीके से की जाए तो दैट इज नोन एज लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बाद नेक्स्ट जो चीज हो जाती है सबसे बड़ी वो होती है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। ठीक, रात में अगर यही चीज की जाए, दिन दहाड़े नहीं, रात के समय ही किया जाए बाय नाइट। इन्हीं का एग्जैजरेटेड, ठीक है, एग्जैजरेटेड वर्जन आता है हाउस ब्रेकिंग, और इन्हीं में सबसे ज्यादा बड़ा ऑफेंस माना जाता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ना माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग समझिएगा, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में हमने एक एरिया देखा था हर्ट और ग्रीवस हर्ट से रिलेटेड एंड इवन रिस्ट्रेंट से रिलेटेड। यहाँ पे जो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आप लोग देखने वाले हो, इसमें हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट जो है, ठीक, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट जो है, दिस एरिया विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ जजमेंट राइटिंग। ये जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होने वाला है फॉर द रीजन कि जजमेंट राइटिंग के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे ही फैक्ट पे बनते हैं कि भाई कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसता है, कोई एक प्रॉपर्टी उठाता है, इट कैन बी अ बाइक, इट कैन बी अ साइकिल, इट कैन बी एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को उठाता है और उस प्रॉपर्टी को उठा के कोई अगर रोकने की कोशिश करता है तो उसे मार पीट करके भी वहां से निकल जाता है। तो हाउस ब्रेकिंग, आप घर के अंदर घुसे, थेफ्ट आपने कमिट की, प्रॉपर्टी उठा ली, वापस लेके निकल गए। तो हाउस ब्रेकिंग और थेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, हाउस ब्रेकिंग प्लस थेफ्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये पूछे जाने वाले सभी सेक्शंस में से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, थेफ्ट प्लस हाउस ब्रेकिंग। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों का ग्रीवस हर्ट और हर्ट वाला पूरा एंगल है उसमें 294, 323 और 506, ये तीन सेक्शंस ध्यान रखिए। सो हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट, 294, 323, 506, ये सेक्शंस आपको ना तो भूलने हैं ना इनका इंग्रेडिएंट भूलना है। यू हैव टू जस्ट लाइक आराम से समझ के ध्यान में रखना है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में अप्रिसिएशन में ये सारे सेक्शंस बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा मिला जुलू के बनता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ना ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को और जब हम लोग डेप्थ में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो पहला ऑफेंस देखते हैं दैट इज थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज थेफ्ट? एनीवन बताना जरा, व्हाट इज थेफ्ट? चोरी। हाउ डू यू डिफाइन चोरी? तुम्हारे घर की चोरी हो सकती है, कैन योर हाउस बी स्टोलन? यस, पनिशमेंट क्रिमिनल ट्रेसपास की तो देंगे बेटा, और किसकी देंगे? अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी प्रॉपर्टी पे बिना मेंजरिया के एंटर होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पतंग उड़ा रहा था, अब उसकी पतंग दूसरे के घर में चली गई, क्रिकेट खेल रहा था, शॉट मारा, बॉल किसी दूसरे के घर में चली गई। ठीक, ऐसा कोई चीज जिसकी वजह से रीजनेबली कोई व्यक्ति कोशिश करता है सामने वाले के घर में एंटर होने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं करना है, उसके घर में चोरी नहीं करनी है, लेकिन जरूरी है एंटर होना वहां पे, तो फिर ये क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मेंजरिया मिसिंग। समझ में आई थी? इसीलिए ऐसी जगहों पे ऑफेंस की कैटेगरी में इस मामले को नहीं लिया जाए। डिसऑनेस्टली होना चाहिए, मूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन होना चाहिए, करेक्ट है। चाबी चुरा ली घर की, ठीक है, किसी के पोजीशन से बिना उसकी कंसेंट के चीज लेना या छुपाना, करेक्ट, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, सो थेफ्ट इज बेसिकली, अगर थेफ्ट की आप डेफिनेशन देखते हो तो ज्यादा बातें नहीं बताती है। थेफ्ट बोलता है कि भैया देखो सीधा सा रूल है, इट इज अ डिसऑनेस्ट एक्ट, अपने आप में ये एक बेईमान एक्ट, डिसऑनेस्ट एक्ट, डिसऑनेस्टली मूविंग आउट ऑफ पोजीशन अ मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट इज थेफ्ट। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी व्यक्ति के पोजीशन से बाहर ले जाया जाए बिना उसकी कंसेंट के, तो दैट इज नोन एज थेफ्ट। इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जरा समझिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी को चोरी करे, मान लो कि मैं आपके घर आया, मैंने ये देखा कि यार आपके घर पे कोई चीज रखी हुई है, डू यू नो देयर आर सर्टेन पर्संस हु आर नोन एज क्लिप्टोमेनियाक। किसी को पता है इसका मीनिंग? पता है इस शब्द का, क्लिप्टोमेनियाक? ये हम सभी लोगों के स्कूल कॉलेजेस में पाए जाते हैं, बट वी जस्ट डोंट नो, हमें पता नहीं है कि इनको क्लिप्टोमेनियाक बोलते हैं। ठीक है, हाँ, मेरी रूममेट, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है ऐसा। ठीक, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। आपसे ही जाना है, थैंक यू सो वेरी मच। दैट साउंड्स वेरी रॉन्ग कृति, बट ठीक है, आपसे ही जाना है, काहे नहीं। ठीक, देखिए जरा, क्लिप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है? क्लिप्टोमेनिया का फंडा बहुत सिंपल सा होता है कि भैया देखो वो कोई आया आपके घर पे, ठीक है, कोई आपके घर पे आया, उसने देखा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वास और अ वेस, जो भी आप बोलो, गमला, व्हाट अ ब्यूटीफुल गमला इट इज, मजा आ गया। तो हम बोलेंगे कि भाभी जरा आप वो चाय बना के लाएंगे, आपके हाथ की चाय बहुत हमें पसंद है। ठीक, यस, समझ में आया? आप चाय बना के लाइए, तो भाभी नहीं, ठीक है भैया चाय बना के, तब तक व्यक्ति ने क्या किया, ये गमला है, गमला उठाया, भाभी चाय लेके आई, भाभी का गमला गायब है। ठीक है, वाटर
निकालनी भी तो पड़ेगी। होल्ड ऑन अ बिट, यस, ओके, यू गॉट दैट। क्लिप्टोमेनियक, ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की तलब लगे, मतलब जो बावला हो जाए। हाँ, शॉपिंग मॉल से सब्जी चुराना, कॉस्ता, ये हम काफी निचले स्तर की बात कर रहे हैं। हम अपने जीवन में बहुत गिर सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझना, ये गलत हरकत है। शॉपिंग मॉल में जाकर के अगर तुम सब्जी चुरा रहे हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट चुराओ, बढ़िया कुछ बढ़िया चुराओ। जब टैलेंट दिखा रहे हो ढंग से दिखाओ। आई टेल यू फ्रैंक फैक्ट, आई टेल यू वेरी फ्रैंक फैक्ट, ये सत्य घटना पे आधारित है। मैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसियां, कहानी नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ, ये एग्जांपल ही समझो। हम लोग गए चांदनी चौक, चांदनी चौक गए, अभी की बात नहीं है, दिस इज 2003, 2002, 2003, 3-4 साल का था। सो वी वेंट टू चांदनी चौक। चांदनी चौक गए तो वहां पे चांदनी चौक में बहुत सी, तब मतलब अभी तो काफी डेवलप हो गया, बहुत सी शॉप्स थी, ठीक। हाँ, बचपन से यार, मैंने बचपन से ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो हम लोग पहुंचे चांदनी चौक में, और आपने देखा होगा कि कई फेरी वाले बैठते हैं, जिनकी दुकान से बाहर भी उनके हम कह सकते हैं कि बेंचेस लगी होती हैं, जिसपे वो लोग सामान रख के बेचते हैं। तो एक फेरी वाला था, ठीक है, फेरी वाला क्या मतलब, उसकी शॉप थी प्रॉपर, और उसने बाहर बेंचेस पे वो लगा के रखे थे, क्या बोलते हैं वो, क्लच होता है, इज इट अ क्लच, मालूम क्या लगा, क्लच होता है ना, महिलाएं क्या लगा रही हैं, क्लच ही क्लिप होती है, क्लच होता है, ये सो हेयर पिन टाइप की, समझ गए ना, अच्छा जो भी है, ठीक। अच्छा, क्लच तो वो छोटा बैग होता है ना, क्लचर, ठीक है, क्लचर, बैक पेन, व्हाटएवर, समझ गए ना तुम लोग, सुन लो अब देखो उस पे अलग अलग ना, हाँ बताओ, हो गया, स्टोरी सुनो ना। तो मैंने देखा कि यार एक क्लचर था, बढ़िया सा ब्लैक कलर का क्लचर, अभी भी याद है, मेरी नजरों के सामने है वो क्लचर था। तो बच्चे होते हैं, देखने में बढ़िया लग रहा था क्लचर मेरे को, उसपे कुछ ऐसे डायमंड डायमंड जैसा भी वो लगा हुआ था, पिन थी, पिन था, क्लचर था, जो भी था वो, ऐसा कुछ स्टेबल स्टोन्स लगे हुए थे। तो आई फाउंड इट वेरी फैंसी। अब हमारी माताराम जो थी, और जो बाकी हमारी मौसियां थी, वो लोग ऐसे वो देख रहे हैं कि भैया क्या कुछ काम का लगे ना लगे। अपन ने क्या किया, अपन ने धीरे से वो क्लचर उठाया, वो जो भी पिन क्लचर जो भी था, धीरे से उठाया और उसको जेब में सरका लिया, ठीक, धीरे से उठाया, जेब में सरका लिया, रख लिया। ये सत्य घटना पे है, मैं झूठ नहीं बोल, मतलब आई अग्री, इट्स रॉन्ग, टोटली अग्री, 100%, आई एम रियली वेरी सॉरी, सॉरी ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, बट आई डिड इट, आई डिड, बहुत छोटा था, बहुत छोटा, बट आई डिड इट, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा लिया, ठीक। फिर कोई भी चीज अच्छी लगती है मैं उठा लूं, सीधा ऐसा, ये मैं जब मैं 4 साल का था तब बोलता था, अभी ऐसा नहीं करता, ठीक है। अब मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने उठा लिया, मैं उठा करके उसको लेकर के गया, अब मम्मी के साथ लगभग आधा किलोमीटर आगे निकल गए हैं। वहां पे फिर मैंने मम्मी को कहा कि देखो मम्मी, मैं आपके लिए ये क्लिप लेके आया। तो मम्मी ने बोला लाया तो ठीक है, कहाँ से लाया, मैंने कहा पीछे, अच्छा कितने की पड़ी, मैंने कहा जाने दो, रात गई बात गई, क्या दिक्कत, कितने की पड़ी, मैंने कहा ये कहाँ पड़ी, कि मतलब मेरे बड़े तुमने मेरे को पैसे देके रखे, वॉलेट लेके घूम रहा हूँ मैं यार, 5,000 रुपए क्या है मेरे पास, कितने की पड़ी क्या होता है, चड्डी बनियान में लेकर के आई हो मेरे को, तो फ्री में उठा के लाए हो, और क्या है, कहाँ से 30 रुपए मम्मा, ऐसा पैसे ही नहीं थे। तो बोला उन्होंने कि यार ये गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, आज तुम चोरी कर रहे हो, आज से 15-20 साल बाद जब तुम्हें मौका लगेगा और तुम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होगे, तब तुम उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो ना शुभम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि यार ये जो लेकर के आए हो ना, इसको वापस कराओ। डैम एब्सर्ड लॉजिक, ये जाओ दुकान में वापस क्यों, आर यू किडिंग मी। भाई माँ बाप एम्बेरस करते हैं, वो उनका हक है, वो उन्होंने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, वो एम्बेरस करेंगे, लेकिन ये कोई बात होती है कि दुकान में वापस वापस करके आओ। मैं गया वापस, लिटरली मैं गया वापस। मैंने ये देखा कि जब दुकानदार मेरी तरफ नहीं देख रहा, तो मैंने वो धीरे से क्लिप उठा के वहीं पे रख दी, मैं वापस आ। यहाँ थेफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इज देयर अ थेफ्ट और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन, इज देयर अ थेफ्ट और नॉट, देयर इज थेफ्ट, ये थेफ्ट है। जितने भी लोगों ने यस बोला है, आप सभी, जितने भी लोगों ने नो बोला है, आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे दिलो जान से प्रिय हैं, किंतु आप गलत हैं। और जितने भी लोगों ने यस कहा है, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक, दैट्स द रूल। ये थेफ्ट, ये थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अरे माइनर थेफ्ट कर सकता है भाई, माइनर थेफ्ट कर सकता है, पनिशमेंट उसको कम होगी, जुवेनाइल जस्टिस में जाएगा, थेफ्ट तो कर ही सकता है, ठीक। चलिए, अब ये मत बोलना कि सर आप तो 6 साल से कम के थे ना, ये 7 साल से कम के थे, तो लॉजिक मत देना फालतू का। समझ गया ना कॉन्सेप्ट, इवन अ टेम्पररी डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, विल स्टिल अमाउंट टू थेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति है, आपका रूममेट है, वो सो रहा है, आप उसकी गाड़ी की चाबी लेके बिना उसको बताए, बिना इन्फॉर्म किए, मेंस रिया के साथ उसकी अगर गाड़ी आप ले जाओ, घंटे बाद आपके ज्ञान चक्षु खुले और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे गाड़ी नहीं चुरानी चाहिए, आप वापस लाके उसको रख दो, आपका बंदा अभी भी सो रहा है, इट विल स्टिल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, ठीक, ये अभी भी थेफ्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा। टेम्पररी डेप्रिवेशन विल स्टिल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट। नाउ देयर इज अ डॉग बाय द नेम ऑफ बडी, बडी नाम का एक प्यारा सा डेल्मेशियन, ठीक। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मतलब कोई भी हो सकता है, डेल्मेशियन हो सकता है, चिहुआहुआ हो सकता है, पग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पोमेरेनियन हो सकता है, कैन बी एनीथिंग, ठीक है, फिर ना तो एक डॉग है बाय द नेम ऑफ बडी। अब बडी के गले में, मान लीजिए चलिए भूमिका का ही डॉग है, बडी के गले में, तो भूमिका लव्स हर डॉग, तो भूमिका ने क्या किया, उसके गले में कॉलर बांधा, ठीक है, उसके गले में कॉलर बांधा है, उस कॉलर में लगे हुए डायमंड्स,
वो नहीं, गरीब नहीं है, ठीक है, घुंघरू लगा रहे हैं, डायमंड्स लगे हैं, अमेरिकन डायमंड्स है बट डायमंड्स है, ठीक, डोंट वरी, ओके, ज्यादा अमीर भी नहीं बोलना, ठीक, अमेरिकन डायमंड्स, बट अब मान लो कि आप वहीं पास से गुजर रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि भैया, ठीक, समझ रहे, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, ये मैंने बडी को नहीं कहा, ये दिमाग में आया, बडी को नहीं कहा, आई लव डॉग्स, आई एम अ डॉग पर्सन, ठीक, सीधा सा हिसाब है। एक शो आया था बाय द नेम ऑफ पाताल लोक, उसमें एक स्टेटमेंट बोली गई है व्हिच इज वेरी एप्ट कि इफ अ मैन लव्स अ डॉग ही इज अ गुड मैन, इफ अ डॉग लव्स अ मैन ही इज अ गुड मैन, सो दैट मेक्स मी एंड ऑल द डॉग लवर्स गुड मैन, ठीक है, मैन वुमन जेंडर न्यूट्रल, ठीक, ये पॉइंट, ओके, गजब रिपीट वंस मोर, नहीं, आप तो फोन पे लगेगा इसका, ये फ्री में गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। सो आपने देखा कि एक डॉग है, डॉग के गले में डायमंड कॉलर है, आपने उसको बेट दिया, आपने उसको झांसा दिया, आपने उसको कुछ कुकी वगैरह कुछ भी आपने शो किया जिसकी वजह से वो डॉग आ गया आपके पास, ठीक, थेफ्ट और नॉट, थेफ्ट और नॉट, यस, इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, समझ में आया, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, ये भी थेफ्ट है। आप एनिमल को अगर लेते हैं वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा, एनिमल से जुड़ा हुआ कोई प्रॉपर्टी है उसको खींचते हैं वो भी थेफ्ट में आएगा, एनिमल अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को खींच रहा है, जैसे बुलक कार्ट है, अब बुलक कार्ट, बुलक के पीछे कार्ट लगी हुई है, आपने बुलक का रास्ता मोड़ दिया, वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। कोई एक बहुत अच्छी खासी ढलान है, उस ढलान पे एक शानदार गाड़ी खड़ी हुई, ठीक, उस ढलान पे एक शानदार गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी के जस्ट आगे पत्थर लगे हुए हैं, मतलब अमीर की गाड़ी है लेकिन ब्रेक नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, पत्थर लगे हैं गाड़ी के आगे कि भैया गाड़ी सरक ना जाए, आपने पत्थर हटा दिए, ठीक, आपने पत्थर हटा दिए जिसकी वजह से वो कार जो थी वो नीचे आ गई, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, ये थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक, अच्छा, क्या बिजली चोरी को भी थेफ्ट की कैटेगरी में रखा जाता है या 379 में ही उसको पनिश किया जाता है, इज इट सो, यस और नो, सिंपल क्वेश्चन, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज नो, बिजली चोरी को कभी भी थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इट इज नॉट केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, व्हाई एग्जैक्टली, क्योंकि इसके लिए सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या विद्युत चोरी को अलग से पनिश करता है, ठीक, अरे अगर इसी इंटेंशन से आपने मूव कर दी ना दिव्या तो वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा, अभी मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक, अगर सर रोड पे कुछ वैल्यूबल मिलता है और हम उठा लें और उस चीज रोड के साइड पे जो घर है उनकी है, तो क्या ये थेफ्ट होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर आपको थेफ्ट, अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है, ध्यान से इस चीज को मैं बताता हूँ, पहले समझना होता क्या है, रूल क्या है, पहले तो ये सारे पॉइंट समझ लो दोस्तों, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, ये सारी चीजें, ठीक है, हाँ बोलते उसको बिजली की चोरी ही है लेकिन उसकी जो गवर्निंग होती है वो आईपीसी में नहीं होती, पनिशेबिलिटी आईपीसी में नहीं, पनिशेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, ये ध्यान में रखना, ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया दिव्या का, पहले उसको एड्रेस करते हैं, जैसे दिव्या ने पूछा कि सर मूव ही तो हुआ है, थेफ्ट थोड़ी है, जरा एक चीज समझिए, मान लीजिए कि ये एक पेड़, ठीक है, दिस इज अ ट्री, अब ये ट्री है, ठीक है, ट्री का दूसरा हिस्सा यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक, तो शाणे मत करना, दिस इज अ ट्री, यस, अब इस ट्री का ये आधा हिस्सा है, अपन सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं, ठीक, थैंक यू सो मच, अब इस ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक, इस ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं, आपने क्या किया, आपने चोरी करने के इंटेंशन से इस ब्रांच को कट किया, ठीक है, जब तक वो पेड़ है, लगा हुआ है, ठीक, तब तक तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल कैटेगरी में, उसकी डाल जो है वो भी इमूवेबल है, लेकिन आपने क्या किया, आपने चोरी करने के इंटेंशन से उस पेड़ की एक डाल को काट दिया जो कि नीचे गिर गई, अब जो डाल थी वो डाल नीचे पड़ी हुई है जमीन पर, क्या ये थेफ्ट हुआ, अभी तक आप उठा के नहीं ले जा पाए, यू कुड नॉट टेक इट अवे, इज इट थेफ्ट, हाँ मूवेबल वो बन गई, यू वर नॉट एबल टू टेक अवे द प्रॉपर्टी, इज इट थेफ्ट, यस, ये थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक, मैं देख रहा हूँ वो लकड़ी लगी है, वो देखिए वो एक लकड़ी लगी है, वो मेरे को लग रहा है कि यहाँ ठंडी का मौसम है, ठीक है, इन लोगों को एक लकड़ी कम हो जाएगी क्या ही पता चलेगा, ठीक, बढ़िया इसको तोड़ते, यस, और इसको ले जा करके बेच देते, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जला देते, नहीं मैं इतना बेवकूफ नहीं, जलाऊंगा क्यों, लकड़ी ली जाके बेच दी, स्वेटर खरीद लिया, मफलर ले लिया, ठीक, अब इसमें क्या, इसमें हुआ क्या, मैंने जैसे ही वो लकड़ी वहां से हटाई, अभी तक चोरी नहीं की, अभी तक एक्चुअली लेकर के गया नहीं हूं मैं, लेकिन दिस सेवरेंस विल बी कंसिडर्ड एज थेफ्ट, आप किसी के घर जाओ, आपको लगे कि यार ये जो ओरिएंट पीएसपीओ का पंखा है, या नहीं है, ओरिएंट पीएसपीओ का ये जो पंखा है, इस पंखे को चुरा लेते हैं, आपने पंखे के नट बोल्ट खोल दिए जब कोई आपको देख नहीं रहा था, आपने दरवाजे खोल लिए, खिड़कियां खोली, ठीक, खोल के निकाल लिया, रख लिए, ले जा नहीं पाए, उसके पहले लोगों ने देख लिया, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट, ये थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाए, ठीक, सेवरेंस हुआ तो भी ये थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा, दैट्स द फंडा ऑफ इट, ठीक है, ये पॉइंट, तो अगर कोई इमूवेबल चीज है आपने उसे मूवेबल बनाने की कोशिश की तो जो सेवरेंस आपने किया वो भी थेफ्ट ही माना जाएगा, दैट्स इट, ये रूल, ठीक है, कौस्तव का अब एक डाउट था, कौस्तव ने क्या डाउट पूछा था,
अगर सर रोड पे कुछ वैल्यूबल मिलता है और हम उसे उठा लें, ठीक, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए कि आप किसी रोड से जा रहे हैं, वहां पे आपको कोई एक प्रॉपर्टी गिरी हुई मिले, मान लीजिए किसी का वॉलेट मिल गया, यू गॉट द वॉलेट ऑफ समबडी। अच्छा, अब ये वॉलेट में आईडी कार्ड है, आपको पता चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी। ध्यान से सुनना, कब थेफ्ट होगा, कब क्या होगा, वो सब देखेंगे। वॉलेट है, आईडी, वॉलेट में आईडी में आपने देखा, आपको पता चल गया कि अच्छा इस बंदे का नाम अरमान मलिक है। अच्छा भैया, फिर आपके बाद उसके बाद आपने क्या किया, आपने आईडी वाईडी फेंकी, वॉलेट रखा और आप चलते बने। हाँ ठीक है, होंगे अरमान मलिक अपने घर पे, ठीक, यस। ये क्या है, वेदर दिस इज थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन, ये क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। ये मिसअप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आएगा। यहीं पे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी जेब से जस्ट अभी वॉलेट गिरा, गिरा भर है, आप उसको उठाओ और लेके चलते बनो, तब क्या होगा? जस्ट गिरा, अभी वो गया नहीं है, व्यक्ति वहीं खड़ा है, उसी जगह पे है, द पर्सन इज राइट एट दैट प्लेस, सिर्फ उसका वॉलेट निकल के ऐसे नीचे गिर गया, नीचे गिरा बस, आप वहां से उठा के भाग जाओ, थेफ्ट है, थेफ्ट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को पता चल जाए, उसको फील हो जाए कि हाँ यार मेरा वॉलेट नहीं है, वो देखे कि भैया अरे ये तो गिर गया यार, चलो उठा करके रख ले। द पर्सन माइट गेट टू नो कि भाई मेरा वॉलेट गिर गया है, मैं उसको उठा लेता हूं। द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज स्टिल नॉट वेकेंट, द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज स्टिल देयर, व्यक्ति अभी भी उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में ही माना जाएगा। दिस विल बी स्टिल कंसीडर्ड एज थेफ्ट। अनदर एग्जांपल, अब मान लो ऐसा होता है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, वहां पे आपको कहीं पे रिंग मिल जाए, हाईवे पे रिंग मिल गई, अब वो रिंग आपने रख ली, चलते बने, कौन सा ऑफेंस होगा? हाईवे पे मिली, अब क्या करोगे? अगर हाईवे पे है, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, रिंग तो छोड़ दो, छोड़ ही दो, आप बस इतना बताओ, मान लो कि आप एक छोटे से बाजार में हैं, छोटी मार्केट में गए, जैसे अभी मैं गया करोल बाग, करोल बाग में गए अपन मान्यवर पे, ठीक, उस पे जाने से पहले अपन ने देखा कि भैया यार यहाँ पे 500 रुपए की नोट, जरा 500 की नोट एकदम बढ़िया, नंबर भी इस पे बढ़िया, 786 नंबर, एक ठीक, मजा ही आ गया, यस। अब ये पैसे आपको मिले, आप उस मार्केट में किसी से पूछ के देखो, पूछ के देखो, भैया ये 500 आपके हैं? आपके हैं क्या सर? ये 500, इस पे नंबर भी लिखा है 409786, 786 नंबर आपका है क्या? कौन मना करेगा? कौन बोलेगा हाँ कि नहीं नहीं भैया मेरा नहीं है, जो सज्जन का उसको, अरे मेरा है, मेरी जेब से गिरा, भिखारी आ जाएगा बोलने यार साहब मेरी हफ्ते भर की आप ले रहे हो, ठीक, समझ में आया? Sir, it would also amount to finder of goods in contract act as a quasi contract, so will liability arise in both in civil and criminal law? Yes, आती है, liability civil criminal दोनों डेवलप होती है, absolutely correct। वैसे भी फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की बदौलत बेली बन जाता है, तो सिविल लॉ में लायबिलिटी बन गई कॉन्ट्रैक्चुअल, क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है, रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा, ये थेफ्ट की कैटेगरी में भी आने लगेगा, क्योंकि भाई आपको कोई थेफ्ट नहीं, मिसअप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में आने लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ओनर को आइडेंटिफाई कर सकते हो रीजनेबल एफर्ट से, अच्छा पुलिस स्टेशन जाकर के तुम पुलिस को बोलो कि साहब ये 500 रुपए कैश मेरे को मिले, आप रख लो, कोई आए मांगने तो उसको दे देना, तुम्हें लग रहा है पुलिस दे देगी? इतने भोले हो क्या? ओपन एंड शट केस है साहब, पुलिस वाले अंकल बोलेंगे साहब मेरे वॉलेट में 500 कम थे, ठीक है, गिर गए होंगे, दे दो आप, दे दो, या कोई बात नहीं आप हमें 500 रुपए दे दो, कोई मांगने आएगा हम उसको दे देंगे। कौन पुलिस से 500 रुपए मांगने आएगा? पुलिस से कौन 500 रुपए मांगने आ रहा है भाई? पुलिस एक बार मुझे समझ में आता है? ठीक, अब उससे 2000 रुपए ले लेंगे, तुम हमसे ही हफ्ता वसूल कर लोगे बेटे, क्या बात है, ठीक। तो ये रूल है, अगर ऐसी किसी जगह पे आपको प्रॉपर्टी मिले जहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसका है, या प्रॉपर्टी, अब भाई तुम्हें चलो एक तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, यहाँ पे गांधी जी बने हुए हैं, ठीक है, ये मैं धारक को 5 करोड़ रुपए दिन अदा करने का वचन देता हूँ, शक्तिकांत दास, सारा सब बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सोनम गुप्ता बेवफा भी है, सब सब लिखा है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, मतलब कंप्लीट एक जो नोट होनी चाहिए, तो मैं पूरी फुल फ्लेजेड नोट एक मिली, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ है जो एक नोट में होना चाहिए, ठीक, गांधी जी, रुपए, धारक, सिग्नेचर और बेवफाई का सबूत, जब सब मिल गया, ठीक है, जब सब मिल गया, उसके बाद भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये कौन है, किसका है, ये ऑफेंस की कैटेगरी में वो नहीं आता, इट विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक, ये कभी भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता, दैट्स द पॉइंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन वही बात है कि अगर आपको पता चल जाए या आपको रीजनेबल एफर्ट्स के थ्रू ये पता चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, और तब भी आप प्रॉपर्टी पे कोई एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते, मान लीजिए आप किसी कोचिंग में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, आपकी क्लास खत्म हुई होती, आप उठते और देखते कि सामने वाले व्यक्ति का वॉलेट रखा है, आपको नहीं पता उसमें कोई आईडी कार्ड भी नहीं, लेकिन क्लासरूम में वॉलेट मिला है, क्लासरूम में मोबाइल फोन मिला है, क्लासरूम में कोई मान लीजिए कार की चाबी मिली है, तो ये सारी चीजें ऑल्दो आपको कुछ इंडिकेट नहीं कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है कि इसका ओनर कौन है, फिर भी क्या आप पता लगा सकते हो? कैन यू स्टिल गेट एन आइडिया? आप पता मतलब अगर पता लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? यस, पूछ सकते हो लोगों से, यू कैन
can ask people if they are aware about it, if they have seen anybody using like that, using any equipment or a good like that will fall in the category of, I mean, अगर आपने फिर भी कुछ नहीं किया, आप खुद लेकर के चले गए सिंपली, तो वो मिसअप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्योंकि किसी का पोजेशन नहीं था। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि क्लास में अभी बस लंच ब्रेक हुआ, छुट्टी हो गई होती तब आपने देखा होता, पता नहीं लगा होता, लेकर गए होते, वो आ जाता आप लोगों का मिसअप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में। ब्रेक हुआ है, ब्रेक में बच्चे बैग लेके बाहर नहीं जाते, ब्रेक में अपना सामान लेके बाहर नहीं जाते, ब्रेक में जो भी उनका खाने वाने का सामान है, टिफिन लंच बॉक्स वगैरह, वो लेकर के बाहर जाते हैं। क्या देखो, आप लंच होता था कॉलेज में या स्कूल में, तो आप क्या करते थे? आप निकालते थे अपना टिफिन, ठीक है, उसमें मैगी होती थी जो स्क्वायर शेप की हो चुकी होती थी, आपने टिफिन निकाला, आपने बॉटल निकाली, आपने दिमाग से गॉसिप निकाली, और ये 3 चीजें लेकर के आप क्लास के बाहर चले जाते थे। उसके बाद क्लास में कुछ भी हो, आप उससे कोई मतलब नहीं। अब क्लास से वो चीज अगर चोरी हो जाए तो वो मिसअप्रोप्रिएशन होगा कि थेफ्ट होगा? व्हाट विल दैट बी? उसको किस कैटेगरी में? उसको थेफ्ट की कैटेगरी में रखोगे, फॉर द रीजन कि यहाँ पे पोजेशन समझा जाएगा। ये पोजेशन समझा जाएगा। कोई व्यक्ति ब्रेक में अगर बाहर गया है, सर लोग जमीन में पैसा छुपा देते हैं, मुझे मिल जाए, थेफ्ट होगा? देखो, अगर कोई जमीन में पैसा दबा रहा है, छुपा रहा है, वहां से आपने खोद करके वो निकाला, वो कभी भी थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस यू न्यू ये जानबूझ के छुपाया गया है अपने पैसे को सेफगार्ड करने के लिए, और सामने वाले व्यक्ति ने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जानबूझ के हमने छुपाया है पैसे को सेव करने के लिए। ठीक, सिंपल। मैं आपको बोलूं, सिंपली मैं आपको बोलूं कि भाई साहब, मैंने अपना पूरा पैसा जो है वो गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन के एक बड़े से डब्लू के नीचे मैंने 10 करोड़ रुपए गाड़े हुए। ठीक, बड़े डब्लू के नीचे मैंने 10 करोड़ रुपए गाड़े हुए। ठीक है, अगर मैं खुद बोलूं कि जाके निकाल लाओ, तब तो थेफ्ट है नहीं। मैंने तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया है, ठीक, यू हैव द नॉलेज, अच्छा वो मेरे ही पैसे हैं, लीगल तरीके से कमाए हैं, तुम जाकर के निकाल लो, भाग जाओ, थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा। ये इसलिए आता है क्योंकि अगर कभी भी मान लो कोई एक ऐसी जगह है जो कि आपके पोजेशन की है, ये तो चलो एक पार्क था तो आपका पोजेशन नहीं था, मान लिया, लेकिन अगर एक पार्क है, एक गार्डन है, अपने खुद के घर का वरांडा है, उसमें अगर आपने कोई चीज गाड़ के रखी है, लोग करते हैं ऐसा, और वहां से, और काला धन भी नहीं है, वो खुद का उन्हीं का धन है भाई, पूरे के पूरे मोहल्ले में चोरियां हो रही है, हमने छुपा दिया अपना सामान। अब कोई व्यक्ति वो जगह खोद करके उसमें से पूरा का पूरा सामान निकाल करके फिर लेकर आपको चक्कर हो जाए तो थेफ्ट नहीं होगा, इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट। ये पॉइंट, ठीक, दैट इज इट। बीच में बात मत किया कर, छुपाते हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर विच में इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। ठीक, दैट इज इट। ये है पूरा का पूरा आपका थेफ्ट का रूल एंड रेगुलेशन, मतलब दिस इज द कांसेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ थेफ्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से मुझे प्लीज बता दें, यहां तक चीजें समझ में आई? थेफ्ट क्लियर हुआ? क्योंकि थेफ्ट में यही कॉन्सेप्ट है, टेम्परेरी डेप्रिवेशन भी थेफ्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का थेफ्ट नहीं होगा, एनिमल वाली चीज होती है, सेवरेंस वाली चीज होती है, एनिमल के साथ कोई चीज मूव हो जाए, ऑब्स्टेकल हटा दो और चीज मूव हो जाए, ये सब कुछ थेफ्ट की कैटेगरी में ही आता है। ईच एंड एवरीथिंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ थेफ्ट ओनली। अच्छा, इसके बाद फिर थेफ्ट की एग्रीवेटेड फॉर्म है कि भैया रेगुलर पॉकेटमारी की है 379, घर में घुस के चोरी कर ली 380, ठीक, ये सारे के सारे एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं, तो वो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती समझना। प्रिपरेशन के साथ की है, आपने थेफ्ट करते वक्त अपने पास चाकू रखा हुआ था, यूज भी नहीं किया, निकालने की भी कोशिश नहीं की, डराने की भी कोशिश नहीं, कुछ नहीं किया, ये एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट माना जाता है। दैट्स इट। फिर आ जाते हैं हम लोग टुवर्ड्स एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की तरफ आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सटॉर्शन? एनीवन? बस एक्सटॉर्शन आखिरी है, छोटा सा टॉपिक, उसके बाद पक्का पक्का पक्का। व्हाट इज एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन होता क्या है? What is it? फियर ऑफ इंजरी से कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाना, यस, करेक्ट करेक्ट। वसूली, ठीक है, किसी व्यक्ति को थ्रेटन करना वैल्यूएबल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, 383 से 339, 389 सॉरी, एप्रीहेंशन से पैसे मांगना, फियर ऑफ इंजरी, मूवेबल प्रॉपर्टी लेना, थ्रेट देके, थ्रेटनिंग टू डिलीवर सर्टेन थिंग्स, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग फियर ऑफ इंजरी से, करेक्ट, ओवरपावरिंग द विल ऑफ द ओनर, यस, मोर और लेस। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का प्राइमरी डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नहीं 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 नहीं, फियर नहीं है, फियर नहीं है, ये भी फियर से हो सकता है, ये भी फियर से हो सकता है। हाँ, वेरी गुड, ये सही बोला, कृति, रक्षा, एब्सोल्युटली करेक्ट, कशिश, परफेक्ट परफेक्ट, यस। थेफ्ट चुपके से, एक्सटॉर्शन सामने से, थेफ्ट भी सामने से हो सकता है भाई, ठीक, समझना। थेफ्ट जो नहीं नहीं, थेफ्ट में फियर, अरे भैया, थेफ्ट में फियर रॉबरी जरूरी थोड़ी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वही चीज समझा रहा हूँ। देखो, एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके पास आऊं, मैंने एक बढ़िया सा कोट पहना हुआ है, वो कोट पहन के मैं आपके पास आऊं और मैं आपको बोलूं कि यार ये देखो, ये कोट देख रहे हो, ये बंदूक दिख रही है, यानी सीधा गन, आपने बोला हाँ भाई, मैंने कहा कि ये मैं यूज करके दिखाऊं तुम पे? नहीं, नहीं यूज कर देता हूँ, नहीं नहीं भाई सॉरी भाई, एक काम करो जल्दी से, तुम यहीं खड़े, कुछ मत करो, मैं तुम्हारे घर के अंदर से बढ़िया से होकर के आता, ठीक, आप आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी तक उसको व्यक्ति को जान से मारने की धमकी नहीं, कुछ नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी, ठीक। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फियर क्रिएट करो, सिर्फ फियर,
आपके पास गन है, सामने वाले को पता है, दैट्स ऑल। वो खड़ा हुआ है, आप अंदर गए, आपने जाके सामान उठाया, आप लेके चलते गए, ठीक। दिस इज स्टिल थेफ्ट। एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट होगा, बड़े सेक्शंस में आएगा, बड़ी पनिशमेंट इसकी मिलेगी, लेकिन ये थेफ्ट ही है। हाँ, मैं वही गन निकाल करके सामने वाले की कनपटी पे रख दूं कि चल भैया तू रुक, मैं तेरे घर से पैसा निकाल के आता हूं, या तू चल मेरे साथ अंदर चल और चोरी करवा, तब फिर ये थेफ्ट नहीं रह जाएगा, तब फिर इट विल अमाउंट टू रॉबरी, थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी हो जाएगा। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है, ठीक, यस एग्जैक्टली उत्कर्ष, ये एग्रीवेटेड फॉर्म हो जाएगा थेफ्ट। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट कि थेफ्ट में आप खुद प्रॉपर्टी ले जा रहे होते हो, और एक्सटॉर्शन में सामने वाले से प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहे हो। वही मजनू भाई वाला एग्जांपल कि और घुंगरू से कैसा चल रहा है धंधा पानी, धंधा एकदम मस्त चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश, ठीक, थोड़े छींटे हम पे भी गिराओ, वरना तुम्हारी टीम की फैमिली से ही कर देंगे। दिस इज एक्सटॉर्शन, बेस्ट फॉर्मेट ऑफ एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन एट इट्स बेस्ट, क्या, सामने वाले को धमकी देना और उस धमकी के बदले में कुछ न्यौछावर ले लेना, कुछ खोखे डिलीवर करवा लेना। जस्ट अ सेकंड। छोड़ो, जाने दो। दिस इज एक्सटॉर्शन, समझ गए, ये एक्सटॉर्शन है। तो ऐसे तो जमुना नाचती ठीक। तो ये है, दैट्स बेसिकली एक्सटॉर्शन फॉर यू। किसी व्यक्ति को डरा धमका करके उससे कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करवाना, प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करवाना, दैट्स बेसिकली व्हाट एक्सटॉर्शन इज, ठीक है। चलिए अब एक रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। आई डोंट हैव अ बुक, तो मैं एक बार अपने फोन को ही रेफर कर लूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम एज सच। चलिए, सो गाइस, डू यू वांट अ टाइम, सम टाइम फॉर रिवीजन, या डायरेक्टली एकदम बेधड़क शुरू हो जाए? वैसे कर ली होगी यार, काहे डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, दैट्स द स्पिरिट, ये चीज मुझे पसंद है, लाइक दिस। होल्ड ऑन, ओके, वेट अ सेकंड, perfect, looks good to me, okay, fair enough, ठीक है, डन। शैल वी स्टार्ट? जस्ट क्विकली लेट मी नो, एक बार प्लीज फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें, शुरू करें? यस, परफेक्ट देन, परफेक्ट परफेक्ट, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, so your first question would be, just hold on a second, your first question is, attempt of acid attack is punishable with, punishability कितनी है, is punishable with, अरे सेक्शन पूछिए, देखो 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 देखो, would be punishability पूछ रहे हैं, पलटो पेज, पलटो पलटो, 5 to 7 years, absolutely correct। 323 की क्या पनिशमेंट है? व्हाट्स द पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 323? ठीक है, 309 जो है वो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनऑपरेटिव कर दिया गया है? बाय विच वे, व्हाट इज द वे, और व्हाट इज द एक्ट बाय विच एक्ट इट इज नाउ मेड इनऑपरेटिव? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है, परफेक्ट, यस, वेरी गुड, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टर्म वॉलंटरली डिफाइंड? वॉलंटरली शब्द कहां डिफाइंड है? 39 में। अबेटर शब्द कहां पे डिफाइंड है? अबेटर 108 में डिफाइंड है, ठीक है। इफ आई से 370, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? इफ आई से 370, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? परफेक्ट, ट्रैफिकिंग। विरसा सिंह का केस स्पेसिफिकली किस चीज से डील करता है, या किस क्लॉज से डील करता है? गुड, 300 का 3, वेरी गुड, ट्रू, करेक्ट, 300 के 3 से डील करता है विरसा सिंह का केस। इंडियन केस दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, इंडियन केस, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया। प्रॉपर्टी को डैमेज करना कौन सा ऑफेंस होता है? प्रॉपर्टी को डैमेज करना कौन सा ऑफेंस होता है? मिसचीफ, फेयर एनफ। अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति को आपको पनिश करना है फॉर द, फॉर अ सर्टेन ऑफेंस,
जहां पे कुछ ये एलिमेंट्स थे, वेयर विल यू पनिश दैट पर्सन? ध्यान से सुनना। नॉलेज, bodily injury, likeliness to cause death. Where will you punish such a person? And obviously there was a death. हाँ, there was a death. कहाँ पनिश करोगे इसको? 304 के कौन से पार्ट में करोगे? 304 तो ठीक है, which part? Part 1? Are you sure? Part 1? 302 para 1. 304 para 1. Are you sure? Part 2 लिख रहे हो? मतलब 1 लिख रहे हो? 304 part 1 is intention. 304 part 2 is knowledge. तो knowledge से तो para 2 डील कर रहा है ना भाई, ऐसी कैसी गलती कर रहा है? अच्छा, अगर मान लो कि किसी बच्चे को सुसाइड के लिए प्रोवोक किया जाए और वो सुसाइड कर ले, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट? व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट? करेक्ट, डेथ पेनल्टी। अरे बच्चे ने तो सुसाइड कर ली ना भाई, कैपिटल पनिशमेंट अंडर सेक्शन 305। वेयर डू यू सी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड कहां मिलता है? अच्छा, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उसमें इन टोटल कितने विंग्स आते हैं, मतलब कितने पॉइंट्स हैं, कितने फैक्ट्स हैं कॉमन ऑब्जेक्ट में? अच्छा, ठीक है। एंड वेयर डू यू फाइंड द पनिशमेंट फॉर राइटिंग? राइटिंग की पनिशमेंट कहां मिलती है आपको? राइटिंग 147। एफरे कहां डिफाइंड है? वेयर इज एफरे डिफाइंड? डिफाइन, पनिश नहीं, डिफाइंड 159। अच्छा, एफरे में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 लोग, ठीक है। अच्छा, 2 लोग सड़क पे खड़े होकर के गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, जिसके चक्कर में भीड़ लग गई, एफरे है कि नहीं? विल देयर बी एन एफरे और नॉट? भाई भीड़ लग गई, लोगों का रास्ता वास्ता रुक गया है, लड़े जा रहे हैं लोग एकदम, दे लाठी, आई मीन दे गाली, दे गाली। गुड, कोई फाइटिंग नहीं, कोई वायलेंस नहीं, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। अच्छा, व्हाट इज द इजीएस्ट फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड राइट्स? राइट्स को समझने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? सिंपल, अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस, करेक्ट, यूए प्लस वायलेंस, फोर्स प्लस अनलॉफुल असेंबली, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनलॉफुल असेंबली अगर वायलेंट हो गई, ये राइट है, दैट्स द रूल ऑफ इट, वेरी गुड, करेक्ट। अच्छा, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली is punishable under which section? Being a member of unlawful assembly is punishable under which section? 143 में punishable. True. Very good, very good. अच्छा, next question. मान लीजिए, if I say there is a case by the name of R versus Dudley and Stephens, it would deal with what? किस चीज से डील कर रहा है? R versus Dudley and Stephens. Necessity से, ठीक है, necessity से डील कर रहा है। अच्छा, एक महीने में मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को 4 साल की पनिशमेंट हुई, एक महीने में उस व्यक्ति को कितने दिन से ज्यादा का सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं हो सकता? 4 साल की सजा, 7 डेज। अच्छा, किसी भी हालत में इन टोटल एक बार में कितने दिन से ज्यादा का सजा नहीं हो सकता सॉलिटरी कंफाइनमेंट? हाउ मेनी डेज एट अ टाइम? मैक्सिमम एट अ टाइम 14 डेज। अच्छा, एक बात बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख, किसी व्यक्ति को 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, ठीक है, 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक एक सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया गया, 5 तारीख से 15 तारीख तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया गया, 6 महीने से कम की सजा रही होगी, ठीक। अब इसको अगला सॉलिटरी कंफाइनमेंट अगर देना है तो कब तक वेट करना पड़ेगा मिनिमम? एग्जैक्टली 25 तारीख तक आपको मिनिमम वेट करना, 6 महीने से कम की सजा है, ठीक। मिनिमम आपको 10 डेज का एक गैप देना ही पड़ेगा, दैट्स द रूल ऑफ इट, ठीक। मिनिमम आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन सा सेक्शन ये बताता है कि अमाउंट ऑफ फाइन कैन बी अनलिमिटेड बट इट कैन नॉट बी एक्सेसिव? अनलिमिटेड तो हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए सजा दी गई, इम्प्रिजनमेंट प्लस पनिशमेंट, ठीक, इम्प्रिजनमेंट प्लस पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति ने इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, नॉट पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, उस बंदे ने फाइन नहीं पे किया, उसको डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ। डिफॉल्ट सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट डिफॉल्ट सेंटेंस? ड्यूरेशन नहीं, डिस्क्रिप्शन, हाँ भूमिका, करेक्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट,
कैसा होगा, मतलब कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? ऑफेंस वाज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, एज पर द इम्प्रिजनमेंट नहीं, दोनों हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, रिगरस भी हो सकता है, इट कैन बी बोथ सिंपल और रिगरस, दैट्स द रूल। अच्छा, इफ द ऑफेंस इज ओनली पनिशेबल विद फाइन और इसी में डिफॉल्ट हो जाए तब फिर क्या होगा? तब सिंपल होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तब फिर सिंपल ही इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा, ठीक। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू अ सिनेरियो, एक व्यक्ति है जिसने जिसको इंटॉक्सिकेट किया गया और उसने ऑफेंस कर दिया, कहां से बचेगा, कैसे बचेगा? इंटॉक्सिकेट 84 86 से बचेगा। प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज कहां है? वेयर डू यू सी प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज? प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज 86 में है, आर यू श्योर? 87 में है, 85 में है, 86 में है प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, मतलब मेरे को नहीं पता, तुम लोग बताओ, चेक कर लो इफ यू विश टू चेक इट। 85 इज इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अच्छा, व्हाट इज 84? 84 84 क्या है, चलो बताओ। हाँ हाँ, 80 ठीक है, 84 क्या है? इंसैनिटी। 85 इंटॉक्सिकेशन है, व्हाट टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? करेक्ट, मतलब 86 वॉलंटरी हुआ, तो वॉलंटरी कोई तो बोलते हैं प्रिजम्पशन, दैट्स इट, वॉलंटरी इज नोन एज प्रिजम्पशन, voluntary intoxication will fall in the category of presumption only, you can have that, ठीक, remember this point, okay, voluntary intoxication will give rise to a presumption of knowledge। किडनैपिंग कितने टाइप की होती है? किडनैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अगर मान लो कि कोई बच्चा है, उसको लॉफुल गार्डियनशिप से उठा लिया और इंडिया के बाहर ले गए, किस कैटेगरी में आएगा? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और अगर कोई मेजर है तो, मेजर है तो तब भी आएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ही आएगा। अच्छा, मेजर को आप इंडिया में घुमाओ, उसकी मर्जी के अगेंस्ट इंडिया में ही घुमाते रहो, जाने मत दो कहीं पर, तब क्या होगा? एबडक्शन, दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एबडक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि किसी बच्चे को इसलिए उठाया जाए ताकि उसके पोजीशन में जो ज्वेलरी है उसको चुरा लिया जाए, ये कहां दिया हुआ है? वेयर इज दिस डिस्कस्ड? 368, 369, 369, ओके, परफेक्ट, दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 369, रिमेंबर दिस। और बच्चा कितने साल से कम का है? व्हाट इज द एज ऑफ दैट किड? शाबाश, 10 इयर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, जिस बच्चे को अपन ऐसे अबैंडन कर दे रहे थे, उसको अबैंडन क्या कर रहे थे? ऐसे रेगिस्तान में छोड़ा रहे थे, अबैंडन क्या कर रहे थे? 217 वहां पे चला, 317, abandonment was 370। had a person been given a skillful treatment, he would have been saved, he would have been saved, उसको बचाया जा सकता। कहां कहां कल्पेबल होमिसाइड स्टूडेंट किधर? जी बढ़िया, हिमानी करेक्ट, रिद्धि यस, अच्छा अच्छा अच्छा, थर्ड एक्सप्लेनेशन भी लिख दे रहे हैं, उतना नहीं, ए टी एम, एक्सेलरेट ट्रीटमेंट मिसकैरेज, सो एक्सप्लेनेशन नंबर 2, रिमेंबर दैट पॉइंट, ओके, 3 नहीं है, 2 है, ओके, मैंने भी मिसरीड कर लिया, इट्स 2, ओके। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 307 और 326? क्या फर्क है दोनों में? अटेम्प्ट, हाउ डू यू इलैबोरेट इट? एसिड अटैक, वाह बेटे अनुपम, 326 इज एसिड अटैक, क्या बात, डिग्री, ग्रेविटी, टेंशन, वेपन, बहुत बढ़िया। यहां पे देयर इज नो इंटेंट टू किल, नो इंटेंट टू किल, ठीक, 326 में नहीं होता, 307 में देयर इज इंटेंट टू किल, ठीक है, देयर इज डायरेक्ट होल सोल इंटेंट टू किल, और भी बहुत सारे बड़े बड़े इसके डिफरेंसेस हैं, बस ये ध्यान में रखना। वेयर डू यू फाइंड द पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का तुम्हें पनिशमेंट कहां मिलता है? 443, वाह बेटे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 443, वाह, कृपया ताली बजती रहनी, कीप क्लैपिंग, वाह बेटे वाह, 443 लिखे हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब देख रहा है विनोद, है कैसे सेक्शन को इधर उधर करके लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दिस इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट माय डियर,
443 गजब 339 340 341 342 ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, यही रूल। बहुत सही। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट और क्रिमिनल ट्रेसपास दोनों एक साथ कर दिया। ठीक, तो जल्दी जल्दी में मिस्टाइप हो गया होगा। अरे तो मजे तो लेने दो। हाँ 3 का 4 हो गया, सर इधर उधर हो गया। चल बेटा 443 लिखा ना तूने, इधर इधर हुआ था, इधर इधर हुआ था या इधर इधर हुआ था, तो भी तो आंसर सही तो बन नहीं रहा। हाँ वही भूमिका, मेरे को वाला वाला फीलिंग आ रहा है, एवरीबडी सबके सब चोर है नो। ठीक, ये पीछे मिले हुए हैं, ये पीछे एक दूसरे को ये समीक्षा और प्रति हाई फाइव कर रहे हैं, चलो मजे लेते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी द टर्म क्रिमिनल फोर्स? क्रिमिनल फोर्स कहां मिलता है? करेक्ट 350, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिफाइन क्रिमिनल फोर्स इन 350, यस। अच्छा, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 354 एंड 509? इसके बीच में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? व्हाट्स द गेज? वर्ड्स, जेस्चर एंड फोर्स, ओके। वर्ड्स, जेस्चर एंड फोर्स, ओके। इनअप्रोप्रिएट टच 354, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज 509, ठीक है। यहाँ पे इंसल्ट टू द मॉडेस्टी है, यहाँ पे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। ग्रेविटी ज्यादा किसकी है, 509 की 354 की? ग्रेविटी किसकी ज्यादा मानी जाती है? इज इट 354 और 509? इट इज 354, यस, वी ऑल एग्री ऑन दिस पॉइंट। 354 की ग्रेविटी ज्यादा मानी जाती है, दैट्स करेक्ट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करना हो, सबसे कम लेवल पे मैं आपको ऑफेंसेस बता रहा हूं, सबसे कम लेवल पे कौन सा होगा? 354A, ठीक है, 354A सबसे नीचे है। उसके ऊपर, उसके ऊपर क्या हो सकता है? 354, करेक्ट। उसके ऊपर क्या होगा? 354B, करेक्ट। सबसे साइड में पैरेलली है 509, वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही है, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ सकती है, क्या हो सकता है? 376 रेड विद 511, ठीक, एंड द फाइनल वन वुड बी 376, ठीक है। गैंग रेप कहां पे डिफाइंड है? गैंग रेप कहां पे डिफाइंड है? 376 डी में। अच्छा, विच वाज द केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला था कि 377 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर? विच वाज दैट केस? फर्स्ट टाइम एवर, नास फाउंडेशन। और थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन कहां मिलता है? थर्ड जेंडर रिकॉग्निशन कहां मिलता है? नालसा, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंजरी कहां पे डिफाइंड है? इंजरी किधर डिफाइंड है? 44, ठीक है, सही। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में डेथ कब कॉज की जा सकती है, ये कौन सा सेक्शन बताएगा? 103, अच्छा, ठीक है। एक्ट ऑफ अ जज पनिशेबल नहीं होता, इम्यूनिटी होती है जज को, 77। और जज के डायरेक्शंस पे कोई अगर हैंगमैन हैंग कर रहा है किसी व्यक्ति को तो 78। इनहैंस सेंटेंस किधर देंगे अपन? वेयर विल वी गिव समबडी एन इनहैंस्ड सेंटेंस? 75, परफेक्ट, 75 में दे देंगे। और अगर मान लो, लेट्स से आई टेल यू कि देयर वाज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बिटवीन टू पर्संस, पनिशेबिलिटी कहां आएगी इसकी? वेयर वुड बी, वेयर वुड देयर बी अ पनिशेबिलिटी? अच्छा, दो अंकल थे, शर्मा अंकल, वर्मा अंकल, ये दोनों साथ में बैठे, इनके बीच में चाय पे चर्चा चल रही थी। शर्मा अंकल ने बताया कि यार ये जो गवर्नमेंट वाले हैं ना, ये लोग मेरी पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो वर्मा अंकल ने कहा कि नहीं यार, ये तो गलत बात है, मेरी पेंशन तो आ चुकी है, तुम्हें कैसे नहीं दे रहे हैं? तो फिर इनके बीच में बढ़िया गहन वार्तालाप हुआ, बहुत गरियाए ये लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, अपन लोग परसों चलते हैं, परसों चल के ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को ना थोड़ा धमकाएंगे, थोड़ा धमकी हमकी देंगे, लाइन पे आएगा ससुरा, पेंशन निकलवाते हैं इससे, जाके जान से मारने की धमकी देंगे, 2 बार अपने आप पेंशन घर पे देके जाएगा, ठीक। फिर ये लोग दोनों जाके, इनको तकलीफ थी आर्थराइटिस की, दोनों लोग जाके सो गए। फिर ये लोग एक हफ्ते बाद मिले, फिर इनके बीच में सेम कॉन्वर्सेशन हुई, फिर ये लोग घर गए, सो गए। फिर 2-3 दिन बाद मिले, फिर इनके बीच में सेम कॉन्वर्सेशन हुई, रोज घर आते थे, रोज प्लान बनाते थे, फिर जाके सो जाते थे। कौन सा ऑफेंस है ये? प्लान रोज बना रहे हैं, जाके उसको बताएंगे ससुरे को, कौन सा ऑफेंस है ये? नहीं नहीं बेटा, पी के चाय पी के करते थे, तो गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। शर्मा जी वर्मा जी काफी रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं सोसाइटी के। भेज देगा सजा, आगे बढ़ा देते हैं वो, अगर उन्हें ठीक नहीं लगता ना सेशन जज को भेज देते हैं, ठीक।
एग्जैक्टली, कल्लू मुन्ना नहीं है, शर्मा बनना। फेयर एनफ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली देखो, कल्लू वर्ड सुन लिया, कृति के कान खड़े हुए कि हाँ किसी ने कल्लू कालू बोला क्या? नहीं, सिर्फ बात हो रही बेटा यहाँ पे, है ना, कालू। चलो, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो आप लोग को समझ में आया, फटाफट से प्लीज बता दो। ठीक, अब आप लोग की नेक्स्ट क्लास 25 को होगी। आई एम एट लोधी गार्डन्स, तो मैं बता दूंगा कि 24 को या इवन कल भी अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को मीट कैसे हो सकती है, अगर आप लोग मिलना चाहो मिल सकते हो, एंड मोर ऑफ एन अनऑफिशियल मीट। ठीक, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस मुझे लगाने पड़ेंगे बस, दैट विल बी इट। चलो यार, सो आई होप आप लोगों ने जो भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया। लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज के समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद। ठीक है, बाय बाय। ऐसे चिकन के कपड़े लेने लखनऊ आएंगे।